गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सर्वप्रथम आपको नव वर्ष 2026 की बहुत-बहुत शुभकामनाएं और मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके जो मकसद है, जो आपकी तैयारी है, उसका आपको 2026 के अंदर फल मिले। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल और भारत के भूगोल में बेसिक जानकारियों के बारे में हमने कल जाना था और आज हम पढ़ेंगे भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं है उनके बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की जानकारी। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपको हैप्पी न्यू ईयर 2026। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कमेंट लाइक जो सब कुछ कर दीजिएगा। शुरू करते हैं हमारा भारत का भूगोल हम पढ़ रहे थे और भारत के भूगोल में आज का जो पॉइंट है वो है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भारत की कहाँ कहाँ लगती है वो देख लेते हैं। तो भारत की जो दो प्रकार की सीमा रेखाएं बनती है, जैसे मतलब सीमाएं दो प्रकार से। तो पहला प्राकृतिक सीमा है। तो ये सीमाएं क्या है, परिस्थितियों के अनुसार या युद्ध में जो संधि होती है, युद्ध द्वारा जो निर्धारित की जाती है। और जैसे समुद्र, पर्वत, मरुस्थल, दलदली क्षेत्र और तथा नदियां जो बीच की प्राकृतिक सीमाओं को बनाती थी। मतलब कि पहले युद्ध में किसी ने किसी का राज्य जीत लिया तो डिक्लेयर कर दिया कि वो नदी है, नदी के उस पार आपका राज्य है, इधर मेरा है, या पहाड़ के उस पार या पहाड़ के इस पार। तो इस तरह से जो सीमाएं पहले निर्धारित की जाती थी वो थी प्राकृतिक सीमाएं, जो प्राकृतिक वस्तुओं को मार्क करके और वो की जाती थी। और एक कृत्रिम सीमा है। तो कृत्रिम सीमा में जो है भारत की स्थल सीमा उत्तर की तरफ नेपाल से भूटान और चीन, पूर्व में बंगाल एवं पश्चिम में म्यांमार और उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान व अफगानिस्तान से लगती है। जो भारत के पड़ोसी देशों के साथ में जो सीमा लगती है चारों दिशाओं में या तीनों दिशाओं में, वो ये आपको दर्शाया है। अब जैसे है डूरंड रेखा। तो डूरंड रेखा की लंबाई 106 किलोमीटर है और ये भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा बनाती है। डूरंड रेखा क्या है, भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा का नाम है और इसकी लंबाई जो है 106 किलोमीटर है। एक मैकमोहन रेखा है। ये भारत व चीन के मध्य, भारत और चीन की जो मध्य की रेखा है या सीमा है भारत की, उसको मैकमोहन बोलते हैं। एक रेड क्लिफ रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में ये खींची गई रेखा है और इसकी जो सीमा की लंबाई है वो है 1310 किलोमीटर। और ये 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ ने इस सीमा का निर्धारण किया था। जो अंग्रेज था उसने ये सीमा बनाई थी और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसको कहते हैं और उसकी लंबाई जो है 3310 किलोमीटर है। संरक्षित संरक्षित जो राज्य का दर्जा वो है वो सिक्किम को दिया गया था और वो दर्जा दिया गया था 15 मई 1975 को। और 15 मई 1975 को ही सिक्किम को भी राज्य का दर्जा भी दिया गया था। त्रिपुरा भारत का एकमात्र राज्य है, ऐसा है राज्य है जो तीन ओर से बांग्लादेश देश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा व बांग्लादेश की सीमा 856 किलोमीटर लंबी है और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला भारत की एकमात्र प्रांतीय राजधानी है जो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब जो त्रिपुरा है वो बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है। जो बांग्लादेश के साथ में त्रिपुरा की सीमा लगती है वो 856 किलोमीटर है। और जो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है वो मतलब एकमात्र ऐसी राजधानी है, प्रांत की राजधानी जो अंतर्राज्यीय सीमा से 50 मीटर की दूरी पे, मतलब अगरतला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के से लगा हुआ है। अगरतला राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 राष्ट्रीय राजमार्ग जो है नेशनल हाईवे 44 से देश के अन्य शहरों के साथ में संबंध जुड़े हुए हैं। और त्रिपुरा में बांग्लादेश की सीमा शून्य रेखा कहलाती है। मतलब त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो सीमा है उसको शून्य रेखा कहते हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है कि बांग्लादेश की सीमा जो है 4096 किलोमीटर। राज्य जो है बांग्लादेश की सीमा जो है भारत के साथ जो लगी है उसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर, जो आपको मैंने कल की क्लास में मैप में पूरा मार्क करके दिखाया था कि यहाँ से यहाँ तक बांग्लादेश की सीमा लगती है। तो इस जो जिन जिन राज्यों से बांग्लादेश की सीमा टच करती है वो है आपका पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम,
त्रिपुरा और असम। तो 5 राज्यों के साथ में ये बांग्लादेश की सीमा टच करती है। उसके बाद में चीन की सीमा है, इसकी लंबाई है 3388 किलोमीटर और इससे जो सीमा लगती है वो है आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इन राज्यों के साथ में चीन की सीमा लगती है। इसके पश्चात में जो पाकिस्तान की सीमा है, वो पाकिस्तान की सीमा भारत के साथ जो लगती है वो है 3323 किलोमीटर और ये जिन जिन राज्यों के साथ लगती है तो गुजरात के साथ, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर के साथ में, इन 4 राज्यों के साथ में पाकिस्तान की सीमा भारत को टच करती है। फिर नेपाल की सीमा है, उसकी लंबाई है 1751 किलोमीटर और जिन जिन राज्यों के साथ में नेपाल की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड, ये 5 राज्यों के साथ में नेपाल की सीमा टच करती है। उसके बाद में है म्यांमार की सीमा, जिसकी लंबाई है 1643 किलोमीटर और ये जिन जिन राज्यों के साथ में लगती है उनमें है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, मतलब 4 स्टेट के साथ में ये म्यांमार की सीमा भारत के साथ में लगती है। फिर भूटान की सीमा है, तो भूटान की सीमा की जो भारत से लगती है उसकी लंबाई है 699 किलोमीटर और ये पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, ये 4 राज्यों के साथ में भूटान की सीमा भारत को टच करती है। फिर अफगानिस्तान की सीमा है, तो अफगानिस्तान की सीमा जो है भारत के साथ में सबसे कम सीमा बनाने वाला अंतर्राष्ट्रीय देश है, उनमें 106 किलोमीटर है अफगानिस्तान की सीमा जो भारत के साथ टच होती है और ये जिन जिन राज्यों के साथ लगती है वो जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के एकमात्र ऐसा राज्य है उसके साथ में जो केंद्र शासित प्रदेश हो गया अभी, उसके साथ में अफगानिस्तान की सीमा लगती है और वो भी पाक अधिकृत जो क्षेत्र है वहां पर अफगानिस्तान की सीमा टच करती है। कुल 17 राज्यों से पड़ोसी देशों की सीमा लगती है। जो हमने देखा है 7 देशों के साथ में भारत की सीमा लगती है, उनमें टोटल 17 राज्य की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत तट से 200 मीटर की 200 मील समुद्र की दूरी तक शामिल है। मतलब जो भारत तट है, समुद्र तट, उसके समुद्र के अंदर 200 मील की जो अंदर समुद्र की दूरी है वो भारत की सीमा के अंतर्गत आता है। जैसे अंडमान निकोबार है तो वो बिल्कुल समुद्र के बीच में वो द्वीप है। तो इस तरह से 200 मील तक की दूरी समुद्र के अंदर भारत की सीमा के अंदर आता है। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्य 8 से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। मतलब उत्तर प्रदेश की सीमा जो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है और ये उत्तर प्रदेश के साथ में 8 राज्य कौन से लगते हैं, तो उत्तराखंड लगता है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ये राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है। उसके बाद में सर्वाधिक जो भारत में सर्वाधिक नगरों वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश ही है। सर्वाधिक शहर उत्तर प्रदेश के अंदर है और सबसे कम नगर जो है मेघालय में है। जोजिला, अब देखो जो दर्रे जो है, जो पहाड़ियों के बीच में निकलने का जो रास्ते होते हैं उनको दर्रा कहते हैं। तो दर्राओं के बारे में देखते हैं कि जोजिला दर्रा जो है उसका निर्माण सिंधु घाटी द्वारा हुआ था और सिपकला दर्रे का निर्माण सतलुज नदी से हुआ और जेलेप्पा दर्रा का निर्माण तीस्ता नदी से हुआ था। ये जो जिन जिन दर्रों का निर्माण हुआ जिन जिन नदियों से हुआ वो ये बताया आपको। अब जोजिला दर्रा जो है, अब ये मतलब जो दर्रे हैं पहाड़ों के बीच से निकलने का रास्ता, तो कौन कौन से 2 जगह को वो मिलाता है उनके बारे में देखते हैं। तो जोजिला दर्रा जो है लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। जो लेह लद्दाख है कश्मीर में, वो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है जोजिला दर्रा। उसके बाद में अरावली में एक दर्रा है उसका नाम है गौरम दर्रा और बुर्जिल दर्रा जो है वो श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। गिलगित जो क्षेत्र है उसको श्रीनगर से जोड़ता है बुर्जिल दर्रा। एक है बनिहाल दर्रा और बनिहाल दर्रा जो है जम्मू से श्रीनगर जाने वाले मार्ग से गुजरता है और जवाहर सुरंग भी इसी में स्थित है। तो ये जवाहर सुरंग भी जो बनिहाल दर्रे के अंदर है जो जम्मू से श्रीनगर का मेन हाईवे है ये। एक है सिपकीला दर्रा और सिपकीला दर्रा जो शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। मतलब शिमला से तिब्बत में जा सकते हैं सिपकीला दर्रा के माध्यम से। सिक्किम की सीमाएं नेपाल, भूटान, चीन, कुल 3 देशों के साथ में लगती है। जो सिक्किम हमारा राज्य है उसकी सीमा 3 अंतरराष्ट्रीय देशों के साथ में लगती है, नेपाल, भूटान और चीन के साथ में।
एक तुजू दर्रा है, और तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में है, जो भारत और म्यांमार को जोड़ता है। भारत और म्यांमार को जोड़ता है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा वर्तमान कहाँ पे है? मणिपुर में है। उसके बाद में एक पडुचेरी। पांडुचेरी जो है एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका फैलाव 3 राज्यों के अंदर है। और कौन-कौन से राज्यों में? केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के साथ में पुडुचेरी की सीमाएँ लगती है। भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी बैरन। भारत का जो जागृत ज्वालामुखी, जो कभी भी ज्वालामुखी उसमें फटता है, उसका नाम है बैरन। बैरन द्वीप में है, और बैरन द्वीप में जो है अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। तो ये याद रखना, ये ज्वालामुखी वाला कि एकमात्र जागृत ज्वालामुखी जो है वो कहाँ पे है? तो वो बैरन द्वीप। और बैरन द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्वी भाग में स्थित है। और एक है भारत का प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त मतलब ज्वालामुखी है लेकिन वो सुस्त रहता है, वो कभी फटता नहीं है। तो वो है नारकोंडम में। और नारकोंडम कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही ये है। तो जो दोनों ज्वालामुखी, एक मतलब जागृत ज्वालामुखी भी और प्रसुप्त ज्वालामुखी भी, दोनों ही अंडमान निकोबार के अंदर है, लेकिन इनका जो जगह है, जागृत बैरन द्वीप में है और प्रसुप्त जो नारकोंडम में है। ये याद रखना इस चीज को। एक है डंकन दर्रा। डंकन दर्रा क्या है? दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच को जोड़ता है। तो ये दर्रा जो है अंडमान निकोबार में, ये भी, और ये दक्षिणी दर्रा और लघु अंडमान के बीच में रास्ता बनाता है, डंकन दर्रा। पोर्ट ब्लेयर जो है वो भी दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। और कोक स्ट्रेट क्या है? ये कोक द्वीप समूह में है, जो म्यांमार में है, और ये उत्तरी अंडमान के मध्य है। मतलब जो कोक स्ट्रेट है वो कोक द्वीप समूह, जो म्यांमार के अंदर द्वीप समूह है, कोक द्वीप समूह उसको, और उत्तरी अंडमान के मध्य में ये कोको स्ट्रेट स्थित है। आदम ब्रिज तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। जो आदम ब्रिज तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में जो समुद्री क्षेत्र है उसमें स्थित है। और आदम ब्रिज व रामेश्वरम पंबन द्वीप में स्थित है। पंबन द्वीप बोलते हैं जहाँ पर रामेश्वरम जी का मंदिर है, उसको पंबन द्वीप बोलते हैं। पम्बन चैनल भारत को रामेश्वर से अलग करता है। ये पम्बन चैनल जो है समुद्र का लगभग 5 से 6 किलोमीटर का लगभग ये भूभाग है, जो ब्रिज के माध्यम से इसको रामेश्वरम को जोड़ता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह मरकत द्वीप के नाम से भी प्रसिद्ध। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्या है? मरकत द्वीप भी कहा जाता है। मणिपुर की सीमा उत्तर में नागालैंड से लगती है, दक्षिण में मिजोरम से लगती है, पश्चिम में असम से लगती है, और पूर्व में म्यांमार के साथ में मणिपुर की सीमा लगती है। तो मणिपुर क्या है? अपने भारत के 3 राज्यों के साथ में और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार के साथ में बनाता है। पाक पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को अलग-अलग करने वाली जो जल संधि है, वो है पाक जल संधि। पाल जल जल संधि पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को अलग-अलग करता है। तो ये पाक जल संधि कहलाती है। अब देखिए, जो चैनलों की बात होती है कि 6 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री जो चैनल है, इन चैनलों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो भारत के कौन-कौन से महत्वपूर्ण चैनल है? चैनल वो है जो पानी का ऐसा भराव क्षेत्र जो एक जगह को दूसरी जगह से अलग करता है या उनके बीच में स्थित होता है। तो देख लेते हैं। अब ये जो 6 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री है, ये डिग्री जो है हम भारत के ग्लोब में जब जियोग्राफिकल रेफरेंस निकालते हैं तो ये डिग्री, मिनट, सेकंड से वो निकलता है। तो उसी डिग्री पे ये स्थित जगह है। तो क्या है? 6 डिग्री जो है चैनल। 6 डिग्री चैनल कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के मध्य में है। तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के मध्य में 6 डिग्री, याद रखना ये चैनल का क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर। तो 6 डिग्री चैनल कहाँ है? ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के मध्य में। 9 डिग्री चैनल कहाँ पे है? लक्षद्वीप और मनिकाय के मध्य में। और 8 डिग्री चैनल कहाँ है? मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में। और 10 डिग्री चैनल कहाँ है? अंडमान और निकोबार के मध्य में। और इन चैनलों के बाद में एक है डंकन पास। डंकन पास क्या है? दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में है। और एक कोक स्ट्रेट है जो कोक द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य में स्थित है। एक ग्रेट चैनल है
जो ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के मध्य में स्थित है। और ये इंदिरा पॉइंट क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, उसको भारत का दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और एक ग्रेट निकोबार द्वीप का अंतिम दक्षिणी छोर, ग्रेट निकोबार द्वीप का जो अंतिम दक्षिणी छोर है उसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। कल बताया था मैंने मैप में कि अंडमान निकोबार द्वीप में सबसे दक्षिणी पॉइंट है भारत का, उसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। तो ये निकोबार द्वीप में जो दक्षिणी छोर में ये इंदिरा पॉइंट है और भारतीय भूमि क्षेत्र का अंतिम दक्षिणी छोर है ये। यहाँ पर मतलब यहाँ पर भारत की जो भूमि है, मैंने आपको बताया कि समुद्र में भी 200 मील के अंदर तक भारत की सीमा भूमि में है। तो वो 200 मील क्या है, वही अंडमान निकोबार की जो सीमा है वो भूमि की सीमा, अंतिम सीमा है भारत की, वो दक्षिणी अंडमान में स्थित, मतलब दक्षिणी सीमा वो भारत की है, याद रखना इस चीज को। और यह जो है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप का जो दक्षिणी बिंदु है उसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं और ये ही भारत की भूमि का अंतिम दक्षिणी छोर है, याद रखना अंतिम दक्षिणी छोर है। मैंने आपको बताया तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कौन कौन से अंतिम छोर भारत के हैं। अब ये चैनलों की जो है जानकारी आपको याद रखनी है। अब इसके बाद में ये अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के संघ शासित क्षेत्र में है और यह सुमात्रा से 140 किलोमीटर और खाड़ी भारत का अंतिम प्रचालनिक आधार पॉइंट से 0 से 151 किलोमीटर दूर है। जो इंदिरा पॉइंट है उसकी बात हो रही है कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संघ शासित क्षेत्र के अंदर है और सुमात्रा से 140 किलोमीटर दूर है ये। और कैम्ब खाड़ी जो भारत का अंतिम परिचालनिक आधार है के पॉइंट है वो 0 से 151 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थित है। अब देखते हैं कि भारत की भू आकृति कैसी है। तो भारत की भू आकृति क्या क्या क्षेत्रफल क्या है, भारत का क्षेत्रफल का जो है 10.7% जो भाग है वो पर्वतीय है, मतलब पर्वत है। 10.7% भाग पर पर्वत है, 18.6% भाग पर पहाड़ी है, 27.7% भाग पठारी है और 43% भाग मैदानी। मतलब भारत का ये भूभाग जो है वो 10.7% पहाड़ है, 18.6% पहाड़ी है छोटी और 27.7% पठार है और 43% मैदानी भाग में आता है। अब ये भू आकृति है उसको विज्ञान के आधार पर जो है 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो 4 भाग कौन कौन से हैं, तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण का पठार, विशाल मैदान और तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह। ये भारत की जो भू आकृति उसको 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण का पठार, विशाल मैदान और तटवर्ती मैदान या द्वीप समूह जिसको बोलते हैं। अब भारत के भू आकृतिक प्रदेश देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो भू आकृतिक प्रदेश में उत्तरी पर्वतीय श्रेणियां, उत्तरी जो पर्वतीय श्रेणियां है उनका क्षेत्रफल है 5,78,000 वर्ग किलोमीटर और ये भारत के क्षेत्रफल का 18% हिस्सा है। दूसरा, विशाल मैदान का क्षेत्रफल जो है उसको 5,50,000 वर्ग किलोमीटर का ये एरिया है और ये भारत के क्षेत्रफल का 17.9% भाग है। थार का मरुस्थल जो है 2,59,000 वर्ग किलोमीटर का ये थार का मरुस्थल है और ये भारत का क्षेत्रफल का 8.4% हिस्सा है। इसके बाद में जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है वो 3,36,000 वर्ग किलोमीटर है और ये भारत के क्षेत्रफल का 10.4% हिस्सा है। प्रायद्वीप पठार देखो 12,41,000 वर्ग किलोमीटर है और भारत के क्षेत्रफल का ये 38.5% भाग है। और तटीय मैदान जो है 3,35,000 वर्ग किलोमीटर का मतलब स्थित है और ये भारत के क्षेत्रफल का 10.4% भूभाग है। एक द्वीपीय समूह है जो 8,300 वर्ग किलोमीटर में फैला है और ये भारत के क्षेत्रफल का जो है 0.3% या 0.3% हिस्सा आता है। तो ये भारत के भूभाग का वर्गीकरण था कि कौन कौन से भाग के अंदर कितनी कितनी भूमि या कितने वर्ग किलोमीटर में वो फैला हुआ है और भारत के कुल भूभाग का कितना परसेंट होता है। अब देखते हैं भारत के भूभाग की आकृतियां या उप इकाइयां। तो भारत के भूभाग की आकृतियां क्या, जैसे हिमालय पर्वत जो है कितने भागों में बटा हुआ है हिमालय पर्वत, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणियां, ये हिमालय के उप इकाइयां बनी हुई है। तो पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय और उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणियां।
एक विशाल मैदान जो है वो उत्तरी मैदान है, पूर्वी मैदान है, असम का मैदान है और थार का मरुस्थल है। ये मैदानी जो विशाल मैदान है उसके ये उपभाग है। एक मध्यवर्ती उच्च भूमि है, उसके उत्तरी मध्यवर्ती उच्च भूमि है और दक्षिणी मध्यवर्ती उच्च भूमि है। दो मतलब उपभूभाग भी, उप इकाइयाँ भी इसकी है। एक प्रायद्वीपीय पठार जो है उसका उत्तर दक्कन, दक्षिण दक्कन, पूर्वी पठार और पश्चिमी पहाड़ियाँ एवं पूर्वी पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के अंदर ये उप इकाइयाँ हैं उनके या उपभू-भाग है। उसके बाद में तटीय मैदान जो है वो पश्चिम तटीय मैदान और पूर्वी मैदान। ये तटीय मैदान ये है पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी मैदान ये इसके उप इकाइयाँ हैं। द्वीप समूह जो है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये, जो द्वीपों का समूह है। एक छोटे-छोटे द्वीपों का समूह है जो वैज्ञानिकों ने के अनुसार वैज्ञानिक जो के अनुसार क्या है, जहाँ पर आज हिमालय पर्वत स्थित है वो कभी टेथिस सागर वहाँ पर हुआ करता था। मतलब प्राचीन समय में जहाँ टेथिस सागर था वहीं पर आज हिमालय पर्वत है। हिमालय की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी और ये विश्व के नवीनतम मोड़दार पर्वतों में से एक है। जो हिमालय पर्वत है वो उसकी उत्पत्ति का जो आधुनिक सिद्धांत है वो प्लेट विवर्तनिकी है और ये विश्व के नवीनतम मोड़दार पर्वतों में से एक है। तो दोस्तों ये था हमारा जो भूगोल का मतलब भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा और भूभाग के बारे में, और बचा हुआ इसमें से हम कल पढ़ेंगे। तो आशा है आपको पसंद आया होगा, और वीडियो खत्म करने के साथ में आपको एक बार फिर से नए वर्ष की बहुत-बहुत शुभकामना है। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा। और दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, और मिलते हैं भारत के भूगोल के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।